इस वीडियो में आपको एपिसोड 4 से फाइनल एपिसोड 6 तक की स्टोरी मिलेगी। अगर आपने अभी तक एपिसोड 1 से 3 यानी हमारे ऑपरेशन सफेद सागर का पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके पहले पार्ट 1 देख ले, फिर पार्ट 2 पर आए। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 4 to 6। एपिसोड 4 के स्टार्ट में आहूजा सर के इजेक्ट करने के बाद पहली चीज जो होती है वो है इंडियन रेडियो सिग्नल का कंप्लीटली कट ऑफ हो जाना। आहूजा सर से कांटेक्ट टूटते ही कंट्रोल रूम में गहरा सन्नाटा छा जाता है। टोनी डर और गुस्से के साथ आहूजा को रेस्क्यू करने निकलने के लिए रेडी होता है। तभी एयर मार्शल विनोद पाटनी उन्हें रोकते हैं और बोलते हैं, हमें ऑलरेडी 2 MiG-21 और 2 फ्लाइंग ऑफिसर्स को खोया है। हम और रिस्क अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए मैं इस ऑपरेशन को यही सस्पेंड करता हूँ। टोनी और बाकी फ्लाइंग ऑफिसर्स बेहद हेल्पलेस फील करते हैं। अब वो आहूजा सर के लिए हाथ पे हाथ धरे वेट करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। आहूजा सर अपने पैराशूट के साथ दुश्मन की टेरिटरी में पहुंच चुका है। पाकिस्तानी आर्मी उन्हें अपने डॉग्स के साथ ढूंढ रही होती है और कुछ ही वक्त में वो आहूजा सर को ढूंढ लेते हैं। फिर उन्हें पाकिस्तानी आर्मी बेस ले जाया जाता है और जैसे कि हमें पता है कि अब क्या होने वाला है, एज एक्सपेक्टेड वो लोग आहूजा सर पर ट्रिमेंडस टॉर्चर करते हैं। लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी पता है कि इंडियन आर्मी के जवान किस मिट्टी के बने होते हैं। उनसे आप उनकी जिंदगी छीन सकते हो लेकिन उनका जमीर नहीं। इतनी कोशिशों के बावजूद आहूजा सर से वो लोग एक लाइन भी झूठ नहीं बुलवा पाए कि इंडिया ने पाकिस्तान पर अटैक करने की कोशिश की थी। आखिर में उन्हें पॉइंट ब्लैंक रेंज पर शूट कर दिया जाता है और वो वीर गति प्राप्त होते हैं। उधर जनरल मुशर्रफ चाइना गए हुए हैं उनके सपोर्ट के लिए। वहां जाकर मुशर्रफ ये प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि अमेरिका इंडिया की मदद से पाकिस्तान पर अटैक कर रहा है और ये सब अमेरिका का किया धरा है ताकि चाइना इजीली मैनिपुलेट हो सके। हमें पता है चाइना और अमेरिका का रिलेशन कैसा है, तो अगर चाइना को लगा कि ये यूएसए की तरफ से है तो चाइना इजीली पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा। लेकिन अफसोस मुशर्रफ के लिए चाइना ने वो सब यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ा हुआ था, तो वो पाकिस्तान की चालाकी आसानी से पकड़ लेते हैं। चाइनीज ऑफिशियल्स हंस के बोलते हैं, हमारे चाइनीज में एक कहावत है जिसको हम हिंदी में समझते हैं, कुएं की बॉटम पर रहने वाला मेंढक कभी ओशन की गहराई नहीं समझ सकता। और उसके बाद कंटिन्यू करते हैं, ये बहुत ही बेवकूफ़ी भरा काम था जो आपने कारगिल बॉर्डर पर किए हैं। जंग की चिंगारी लगाना उस टाइम पर जब पीस टॉक्स ऑलरेडी चल रहा था और दोनों साइड्स के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, अब आग से खेल रहे हो। चाइना हमेशा पाकिस्तान को पास में सपोर्ट करता आया है, लेकिन इस बार चाइना का कोई सपोर्ट पाकिस्तान को नहीं मिलेगा। मुशर्रफ का मुंह अब उस कुएं की मेंढक की तरह ही हो जाता है और उसी मुंह के साथ वो पाकिस्तान लौट आता है। फिर सीन आता है इंडियन एयरफोर्स बेस में। अजय आहूजा सर की खबर उनके घर पहुंचती है। अलका जी के पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं होते। जिस डर से वो अंदर ही अंदर लड़ रही थी, अब तक वो जंग आखिरकार खत्म होती है, वह अंदर से टूट चुकी होती है। टोनी की वाइफ माधवी सब वहीं पर थे। वो लोग भी इस खबर के साथ एक फैमिली को खत्म होते हुए अपनी आंखों से विटनेस करता है। साथ ही ये गद्दारी पूरे देश को भड़का देती है। इंडियन एयरफोर्स यहाँ बस एक ही उम्मीद लगाए बैठी है कि उन्हें लड़ने की परमिशन मिल जाए, लेकिन पाकिस्तान के पास हाइट्स का एडवांटेज होने की वजह से कोई प्रॉपर वे आउट नहीं मिल रहा होता है। टोनी और बाकी ऑफिसर्स जब बॉडी लाने जाते हैं तो डॉक्टर खुद झिझकते हुए पोस्टमार्टम रिपोर्ट रीड करता है और ये कुछ ऐसा था, कंपाउंड फ्रैक्चर्स ऑफ द लेग टिबिया, मल्टीपल गन शॉट वुंड्स टू द थोरासिस कैविटी एंड क्रैनियम, एक्सटेंसिव। डॉक्टर थोड़ा पॉज लेते हैं और फिर कंटिन्यू करते हैं, एक्सटेंसिव सिगरेट इंड्यूस्ड बर्न इंजरीज अक्रॉस द एब्डोमिनल रीजन एंड जेनिटलिया, साइंस ऑफ डेलिबरेट म्यूटिलेशन इंक्लूडिंग ब्रोकन फिंगर्स। टोनी यहाँ चिल्लाकर बोलता है, सब दिख रहा है डॉक्टर, आई कैन सी इट। क्या हाल किया है उसने, क्या हम बॉडी को ले जा सकते हैं डॉक्टर? डॉक्टर बोलता है, श्योर, लेकिन एक प्रॉब्लम है, उन लोगों ने बॉडी को 1.5 फीट छोटे कॉफिन में भेजा है। टोनी एक गहरी सांस भरती है। इस सीन के पेन हम लफ्ज़ों में बयां नहीं कर सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं। ये सब कुछ न्यूज़ में दिखाया जाता है। पाकिस्तान में ISI चीफ जनरल अजीज़ और नवाज शरीफ एक मीटिंग में बैठे हैं जहां अजीज़ बोलता है, हमारे बयान क्लियर है, अजय आहूजा इजेक्ट टाइम इंजरीज की वजह से मारे गए हैं। नवाज शरीफ बोलता है, इंडिया बोल रहा है कि उनके पायलट पर टॉर्चर किया गया है। अमेरिका डेली अपडेट्स मांग रहा है और इमीडिएटली बाकी एक पायलट को रिलीज करने के लिए प्रेशर डाल रहा है। अजीज साहब, अब जल्द से जल्द उस पायलट को रिहा करने का प्रोसेस शुरू कीजिए। तभी बीच में आ जाता है मेंढक, सॉरी आई मीन माय बैड, जनरल मुशर्रफ। मुशर्रफ अपने
उतरे हुए मुंह को सुधार के पाकिस्तान पीएम के पास पहुंचता है और वहां जाकर फिर से अपनी फितरत दिखाता है। वो बोलता है चाइना ने तो हमारी बहुत तारीफ की है और अगर अब भी हम पर अमेरिका वॉर विड्रॉ करने के लिए दबाव डालते हैं तो हम चाइना पर भरोसा कर सकते हैं। मतलब कोई इंसान अपने पर्सनल ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए इस हद तक गिर सकता है। उसका जीता जागता एग्जाम्पल है जनरल मुशर्रफ, और ये लोग मान भी लेते हैं। सच में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले हैं ये लोग, बिना कुछ एविडेंस के ये लोग मान लेते हैं। और नवाज शरीफ अब ओवर कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं अब वक्त आ गया है, हम सीधे दिल्ली से बात करेंगे। दिन आता है 30 मई 1999, अजय आहूजा सर के अंतिम संस्कार के दिन। अलका जी याद करती है आहूजा सर के साथ बिताए हुए लम्हों को। अब उनके पास इनके अलावा है ही क्या। एंड यहाँ एयरफोर्स और देश के पास उन्हें सम्मान देने के अलावा और कुछ नहीं था। जिंदगी तो वापस दे नहीं सकते, तो वही यहाँ दिया जाता है। अलका जी को टोनी तिरंगा के साथ स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा की कैप और 4 बैचेस सौंपते हैं। यहाँ अलका जी बोलती है मैंने तुम पर भरोसा किए थे टोनी, तुमने क्यों जाने दिया उनको। टोनी से सांस भी नहीं लिया जा रहा है। लगता है ऐसे न्यूज़ किसी वाइफ को देने से अच्छी इंसान को खुद सूली पे चढ़ जाना लगता होगा। सीन शिफ्ट होता है सैंगी पर। वो मायूस खड़ा होता है। फिर संदीप छाबड़ा सर को बोलता है 1971 जंग से पहले ही किसी और के सेफ्टी लैब्स की वजह से मेरे पापा के बॉडी में सॉर्बनेल घुस गया था। डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाए थे। हमने पापा को खो दिया था। अजय सर को मैं अपना पिता समान मानता था। सर मैं इस जंग को लड़ना चाहता हूँ। मैं गोल्डन एरोस टीम में वापस जाना चाहता हूँ। मैं अपनी फैमिली के पास वापस जाना चाहता हूँ। और तभी सीन आ जाता है टोनी के घर पे। टोनी अपने घर पे बैठा हुआ है। वो कमल को अपने दर्द बयां कर रहा होता है। तभी उसे मिरज विंग कमांडर संदीप छाबड़ा का कॉल आता है। सैंडी बोलते हैं आई एम वेरी सॉरी टोनी, मुझे पता है आहूजा कितना स्पेशल था। टोनी बोलता है सॉरी से कुछ नहीं होगा सैंडी, वी हैव टू बॉम्ब देम टू द डार्क एजेस। सैंडी बोलता है हम भी उबल रहे हैं टोनी, लेकिन ट्रायल्स के बिना मिराजेस को उड़ा नहीं सकते। कब तक ये ट्रायल्स चलेगा वो भी नहीं पता। फ्रेंच प्लेन, इसराइल लेजर किट और 1971 के पुराने इंडियन बॉम्ब्स, इस सब को हैक करके एक साथ फीट करना होगा। बहुत ट्रिकी सेटअप है, बट वी आर ट्राइंग। लेकिन सुन, सैंगी वापस आना चाहता है। टोनी बोलता है वो क्या करेगा आके, क्या मिशन सस्पेंड हो चुका है। अजीब सिचुएशन है, तुम लोग मिसाइल रेंज के बाहर रह के बॉम्बिंग कर सकते हो, लेकिन तुम्हारे पास बॉम्ब नहीं है। मिग 27 के पास बॉम्ब है, लेकिन वो लोग मिसाइल रेंज के बाहर रह के बॉम्बिंग नहीं कर सकते। हमारे पास जीपीएस है, हम टारगेट तक पहुंच सकते हैं, लेकिन बॉम्बिंग। और यहाँ रुकता है। टोनी तू सुन रहा है क्या? टोनी बोलता है सैंडी आई कॉल यू बैक। फोन रखते ही टोनी कमल को होप के साथ बोलता है हमें मिशन रोकने की कोई ज़रूरत नहीं है कमल। कमल पूछती है मतलब? टोनी बोलता है कमल हम बॉम्बिंग कर सकते हैं, लेकिन क्या? लेकिन हमें परमिशन नहीं मिलेगी। कमल बोलती है परमिशन? उन्होंने परमिशन मांगी थी क्या जब आहूजा को टॉर्चर करने वाले थे हमारे देश में घुसने से पहले? सरदार तुम्हें जो ठीक लगे वो करो, जैसे ठीक लगे वैसे करो, जस्ट डू इट। टोनी को यहाँ से हौसला मिलता है। सीन कट होता है ऑप्स रूम। टोनी गोल्डन एरोस को बोलता है हम नहीं रुकने वाले यहाँ। हमारे जेट्स में बॉम्ब की जगह कैमरास लगे हुए हैं, लेकिन जगह तो बॉम्ब्स की है ना। हम कोई फोटो नहीं खींचेंगे और डायरेक्ट बॉम्बिंग करेंगे। हम क्लाउड्स के ऊपर जाएंगे और वहाँ से मिसाइल रेंज के बाहर रहकर बॉम्बिंग कर सकते हैं हम। और ये प्रपोजल जाके पटने और सिन्हा को देते हैं टोनी, और आखिरकार उन्हें परमिशन मिल जाती है, लेकिन एक शर्त पर। ट्रायल्स के रिजल्ट में एरर रेट 200 मीटर्स के अंदर होना चाहिए। यहाँ स्टार्ट हो जाता है मिग 21 जेट्स पर कैमरास को बॉम्ब से रिप्लेस करना। रात को पटने आकर को बोलता है वहाँ ग्राउंड पर हमारे सोल्जर्स मारे जा रहे हैं, तो मुझे उन्हें एयरफोर्स सपोर्ट कमिट करना पड़ा, ये जानते हुए भी कि इसका सक्सेस होने का चांसेस सिर्फ 5% है। टोनी बोलता है हर बार की तरह इस बार भी हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है सर, या तो हम इतिहास बनाएंगे या फिर बन जाएंगे। इसी जोश के साथ एपिसोड यही खत्म होता है। अब हम चलते हैं एपिसोड 5 पे। अभी इंडियन एयरफोर्स के पास सबसे बड़ा चैलेंज आता है, बिना दुश्मन को दिखे बादलों के पीछे से बॉम्बिंग करनी है। इसका ट्रायल शुरू हो जाता है, लेकिन पहाड़ों में ये आज तक कभी नहीं हुआ है। 30,000 फीट की ऊंचाई से ये करना है। इसके लिए 3 पैरामीटर्स का सबसे बड़ा रोल है, रिलीज एल्टीट्यूड, जेट स्पीड और जीपीएस पोजिशनिंग। ये एकदम एक्यूरेट होना चाहिए। 1 सेकंड की भी गलती और बॉम्ब डायरेक्ट दुश्मन की जगह हमारी आर्मी पे गिरेगी। ढाली पहली ट्रायल चोटी पे जाता है। वहां ढाली को बार बार सिर्फ आहूजा की ही आवाज सुनाई दे रही होती है। वो डिस्ट्रैक्ट होता है और रेडियो पे हरक्यूलिस के नाम से बात कर रहा होता है, जो कि आहूजा सर का कॉल साइन था। और फिर वो बॉम्ब ड्रॉप कर देता है, जिसका एरर 730 मीटर्स का होता है। मतलब बॉम्ब टारगेट से 730 मीटर्स आगे गिरा। ऐसे ही कई और पैरामीटर्स लाइक वेदर,
एयर प्रेशर और टेम्परेचर का कैलकुलेशन करके बॉम्बिंग फिर से की जाती है, लेकिन काफी कोशिशों के बाद एरर लास्ट तक 600 मीटर्स के अराउंड ही रहता है। सबको लगता है ये बॉम्बिंग मिशन पॉसिबल ही नहीं है। विनोद पाठ ने आकर टोनी को कहते हैं, मुझे एक क्लियर एस्टिमेट बताओ कि मैं ग्राउंड फोर्स को कितने दिन के लिए बोलूं। वह कंटिन्यूसली सोल्जर्स की जाने जा रही है। टोनी बोलता है 3 दिन सर, 3 दिन। बॉल्डी बोलता है ये कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है सर, कम से कम 3 वीक्स तो चाहिए। टोनी बोलता है 3 वीक्स? ग्राउंड पे कितने जवान हर दिन शहीद हो रहे हैं पता है तुमको? 16,000 फीट की ऊंचाई पे -10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में कम ऑक्सीजन में 25 केजी का एम्यूनिशन और राशन लेके चल रहे हैं वो लोग। कोई कवर नहीं है उनके पास, दुश्मन के सीधे निशाने पे है वो। चलने से पहले सोचते हैं कि थोड़ा राशन कम कर दे ताकि थोड़ा एम्यूनिशन ज्यादा ले जा सके, काम आएगा। और अगर रात भर रेंगते हुए दुश्मनों की जगह तक पहुंच भी जाते हैं तो उन्हें हैंड टू हैंड कॉम्बैट के लिए एनर्जी कहां से मिलेगी? फिर भी लड़ रहे हैं वो लोग पाकिस्तान को ये बताने के लिए कि हम अपने पहाड़ियां तुम्हें थाल में परोस के नहीं देने वाले। फिर टीम बोलती है सर वी विल डू इट। अब कई बारों की कैलकुलेशंस और ट्रायल्स के बाद भी एरर्स 600 मीटर के अराउंड ही रहता है। फिर एक और इम्पोर्टेंट पैरामीटर ऐड होता है कैलकुलेशन में, एयर डेंसिटी। इसको कंसीडर करने के बाद भी एरर 490 मीटर्स आता है, स्टिल फार अवे फ्रॉम द टारगेट। इस बीच ढाली डिस्ट्रैक्ट भी हो रहा होता है फ्लाइंग के टाइम, क्योंकि वो आहूजा सर की मौत की वजह खुद को मानता है। उसे लगता है उस दिन अगर वो यू टर्न नहीं लेता तो आहूजा सर आज हमारे साथ होते। इस बात पे टोनी ढाली को फ्लाइंग से कुछ टाइम तक दूर रहने के लिए बोलते हैं कि इस टाइम पे डिस्ट्रैक्शन की कोई जगह नहीं है। सीन आता है व्हाइट हाउस वाशिंगटन डीसी पे। यहाँ प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन के साथ अमेरिकन आर्मी ऑफिस जनरल जिन्नी की बात चल रही होती है। वहां जिन्नी बोलते हैं इंडियन एयरफोर्स जीपीएस गाइडेंस के सहारे MiG-21 से बॉम्बिंग ट्रायल्स कर रहे हैं हाई ऑल्टीट्यूड पे, लेकिन वो कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे। सो डोंट वरी, वी विल टेक केयर ऑफ दिस। अब फाइनल डे ट्रायल चलता है, डे 3। सेंगी ट्रायल पे गया है इस बार ढाली की जगह। बॉम्बिंग के बाद स्पॉट पे एरर मेजर किया जाता है। बॉल्डी को कॉल आता है, एरर इज स्टिल 370 मीटर्स। नेक्स्ट ट्राई में एरर 360 मीटर्स होता है। विनोद सर यहाँ शॉटी रोकने के लिए बोल देते हैं क्योंकि ये मिशन इम्पॉसिबल ही दिख रहा है, लेकिन फिर भी इस इम्पॉसिबल मिशन को ट्राई करने के लिए थैंक्स बोल के चले जाते हैं वो। इधर घर पे अलका और माधवी कुछ डॉक्यूमेंट्स भर रहे होते हैं, वही अजय के कुछ ऑफिशियल फॉर्मेलिटी डॉक्यूमेंट्स फॉर क्लेम्स एंड ऑल। तभी दरवाजे पे बेल बजती है। अजय ने जाने से पहले अलका के लिए एक मारुति 800 बुक की थी, उसी की डिलीवरी देने आए हैं। अलका गेट पे ही खड़ी रह के बोलती है उस दिन मैंने स्माइल नहीं की थी, मैं हमेशा अजय जब निकलता था स्माइल करके उसको भेजती थी, उस दिन नहीं की थी। इधर टोनी को टेबल पे एक न्यूज़पेपर दिखता है, उसमें एक साइड पे लिखा हुआ वॉशिंगटन अर्जेस इमीडिएट सीज फायर एमिड कारगिल एस्केलेशन। तभी टोनी को कुछ क्लिक होता है, वो जीपीएस मीटर मंगवाता है और एक नोन लोकेशन की पोजीशनिंग चेक करके देखता है। जीपीएस लोकेशन रियल पोजीशन से 250 मीटर दूर बता रहा होता है। टोनी विनोद सर को कॉल लगा के बोलता है सर यूएसए ने हमारे ट्रायल्स को सैबोटेज करने के लिए कोशिश किया है। एज यू नो हमारे जीपीएस सिग्नल यूएसए के थ्रू आता है, उन्होंने अपने सैटेलाइट से हमारे सिग्नल को वीक किए हैं। हमारे कैलकुलेशन परफेक्ट है, बस जीपीएस की वजह से ट्रायल्स फेल हुए हैं, हमें और एक दिन चाहिए होगा सर। विनोद सर एक और दिन का अप्रूवल देते हैं। नेक्स्ट डे ट्रायल शॉटी पे टोनी खुद जाते हैं और ऑफ कोर्स इस बार एरर सिर्फ 120 मीटर्स का होता है। एवरीवन वाज ऑन क्लाउड 9 फॉर दैट सक्सेस। नाउ दे कैन स्टार्ट देयर मिशन अगेन। सीन आता है विनोद सर की ब्रीफिंग सेशन पे, जहां विनोद सर ग्राउंड आर्मी ऑफिसर को बता रहे थे ओके सरताज, बॉम्बिंग के लिए आप हमें 5140 के कोऑर्डिनेट्स देंगे। हमने मैथ्स में कोऑर्डिनेट्स पढ़े थे, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स, जिसे हमें एग्जैक्ट लोकेशन मिलती है, वही बात चल रही है। और आर्मी और एयरफोर्स के बीच कोऑर्डिनेशन के लिए हम एक फॉरवर्ड एयर कंट्रोलर डिप्लॉय करेंगे। वहां टोनी बोलते हैं टेक्निकल के लिए बॉल्डी से बेटर कोई नहीं होगा, सो बॉल्डी आपके ट्रूप्स के साथ रहेगा और दोनों साइड्स को रियल टाइम लोकेशन बताएगा। सीन शिफ्ट होता है 7 जून 1999। पाकिस्तान के डिप्लोमेट आए हुए हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर के पास। वहां डिप्लोमेट सरताज अजीज प्रपोजल रखते हैं इस हमले पे पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है। हाँ, पूरा बॉडी है क्योंकि सिर्फ हाथ थोड़ी ना है। एनीवेज वो कंटिन्यू करते हैं, अजय आहूजा मुजाहिदीन के हाथों में पड़ गया था और ये सब कुछ मुजाहिदीन ही कर रहे हैं, लेकिन हम उनसे इंडिया के लिए बात करने को तैयार है। अगर इंडिया पाकिस्तान से कश्मीर के बारे में बात करने के लिए राजी होता है। भरोसा कीजिए वाजपेयी साहब, वाजपेयी जी ज्यादा कुछ नहीं बोलते।
एक रिकॉर्डिंग सुनाते हैं जहां एक अनसिक्योर लाइन पे जनरल मुशर्रफ अपनी आर्मी को बोल रहे होते हैं आहूजा को खत्म करने के बारे में और इस वॉर के बारे में, जिससे कंप्लीटली साबित हो जाता है ये सब कुछ पाकिस्तान का किया धरा है। अजीत साहब, इतना तो पता होना चाहिए ना आपके आर्मी ऑफिशियल्स को कि अनसिक्योर लाइन पे ऐसी बातें नहीं की जाती। इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जसवंत सिंह सर बोलते हैं अनसिक्योर लाइंस पर इतनी इंपॉर्टेंट कॉल्स, सच में पाकिस्तानी स्टैंडर्ड्स आर पैथेटिक। और वाजपेयी जी कंटिन्यू करते हैं जनरल मुशर्रफ का कैरेक्टर तो पीस के टाइम पे ही दिख गया था हमें, लेकिन वर्दी हो या शेरवानी अब साफ हो गया है सबकी फितरत एक ही है। अजीत साहब जाइए अपने मियाँ साहब को कह दीजिए अब डिस्कशन सिर्फ जंग के मैदान पे ही होगी। सरताज अजीज सर झुका के हिंदुस्तान से भाग जाता है। मीडिया को कोई आंसर तक नहीं देता वो। नवाज शरीफ फिर से जाता है जनरल हेडक्वार्टर जनरल मुशर्रफ से बात करने के लिए। वो ये भी क्लियर करते हैं कि चाइना ने पाकिस्तान को कोई सपोर्ट नहीं दिया था, ये कैबिनेट को पता चल चुका है। वो कहता है और कितना झूठ बोलेंगे जनरल साहब। यहाँ मुशर्रफ का सारा झूठ जब सामने आ जाता है तब वो नवाज शरीफ को धमकी देता है कि अगर उसने इस जंग को रोकने की कोशिश की और प्रेस में जाके कुछ भी डिटेल्स बताए तो वो नवाज शरीफ से लिया गया परमिशन फॉर स्टिंजर मिसाइल्स और नवाज शरीफ के स्कर्डूपे पिक्चर्स सब मीडिया को दे देगा। इधर इंडियन एयरफोर्स के एरोज उड़ान भर चुके हैं। टोनी और उनके साथ ढाली एक साथ फ्लाई कर रहे हैं। तभी आसमान में टोनी देखता है कि पिटोट ट्यूब ब्लॉकेज की वजह से स्पीडोमीटर काम नहीं कर रहा। टोनी मिशन को अबॉर्ट करने के लिए बोलता है, लेकिन ढाली को इस बार यूटर्न नहीं लेना था। वो खुद टोनी का स्पीडोमीटर बनता है और टोनी को उसकी स्पीड और पोजीशनिंग मैच करने के लिए बोलता है। टोनी काफी देर आर्गुमेंट के बाद ढाली के सजेशन एक्सेप्ट करता है और .5140 ड्रेस सेक्टर इंडिया के 16,863 फीट की ऊंचाई पे सक्सेसफुली बॉम्बिंग कर देता है। इंडियन ग्राउंड फोर्सेस ये पीक अपने कब्जे में ले लेते हैं। अ वेरी बिग विक्ट्री। एयरफोर्स की ये सारी एक्शंस इससे पहले दुनिया में कहीं भी अप्लाई नहीं हुई थी। अब ये जीत का न्यूज सारे न्यूज चैनल्स पे दिखाया जाता है। घर पे कमल, अलका और माधवी न्यूज देख रहे होते हैं। यहाँ माधवी को जब कमल मिठाई ऑफर करती है तो वो बोलती है नहीं डॉक्टर ने मना किया है। फिर कमल टॉफी ले आती है उसे देने के लिए और पूछती है कितने महीने हुए। माधवी मुस्कुरा के बोलती है अभी 1 महीने हुए हैं। अलका बोलती है बताया क्यों नहीं। माधवी बोलती है टाइम सही नहीं था। लेकिन इस बारे में माधवी ने बॉल्डी को नहीं बताया था ताकि उसको शॉर्टी से पहले डिस्ट्रैक्शन ना हो। मतलब माधवी भी अब एयरफोर्स वाइफ ट्रेन हो चुकी है। सीन आता है पाकिस्तान जनरल हेडक्वार्टर में। वहां मुशर्रफ रेडियो पर बात कर रहा है और हसन उसे बोल रहा है हमारे जवान इंडिया पाकिस्तान मैच सुन रहे थे, उस टाइम अचानक आके इंडियन एयरफोर्स ने हमला किया। मुशर्रफ बोलता है तो स्ट्रेंजर्स से हमला क्यों नहीं किए, उन्हें जेट्स दिखे ही नहीं, सिर्फ आवाज सुनाई दी थी। मुशर्रफ बोलता है इतनी ऊंचाई से दुनिया की कोई एयरफोर्स हमला नहीं कर सकती। हसन बोलता है लेकिन इंडियन एयरफोर्स कर रही है। इतने सब कुछ के बाद भी टोनी को अभी भी फिक्र है क्योंकि इस स्पीड से एक एक करके अगर पिक्स को लिया गया तो महीने लग जाएंगे इस वॉर को खत्म करने के लिए। उन्हें मिशन को स्केल अप करना होगा। तब एक नई टेक्निक के साथ पार्टनर सर आते हैं एरोज को ब्रीफ करने। इंडियन मार्केट से कमर्शियल जीपीएस मीटर्स ले आया गया है। वो मिग 21 पे लगे जीपीएस जैसे एडवांस तो नहीं है, पर अभी तक हमने कहाँ परफेक्शन के लिए वेट किया है। पार्टनर सर कंटिन्यू करते हैं तो इस जीपीएस को अपने आर्म्स कॉकपिट कहीं भी चिपका लो और सारे जेट्स के साथ जाके हर तरफ से उन रैट्स पे बॉम्बिंग करो। अगली सुबह ही फिर से मिशन शुरू होता है और वंस अगेन बहुत सारे पिक्स पे इंडियन झंडा लहराया जाता है। ये खबर मुशर्रफ के पास आता है और खबर आते ही मुशर्रफ एडवाइस करते हैं सबको बताओ जेट की आवाज जब भी सुनाई दे वो सब संघर्ष के पीछे छुप जाए। बॉम्ब अगर पत्थर से दूर गिर रहा हो तो पत्थर पे कोई असर नहीं पड़ेगा और नेक्स्ट अटैक पे ऐसा ही होता है। संगर पे बॉम्बिंग का कोई असर नहीं होता है क्योंकि बॉम्बिंग डायरेक्ट संगर पे नहीं हो रहा था। सो जब बॉम्बिंग हो जाती है उसके बाद इंडियन सोल्जर्स जब पीक पे जाते हैं तभी संगर से सारे पाकिस्तानी आर्मी आके उन पे अचानक से हमला कर देते हैं और .4065 बैटालिक सेक्टर पे सारे इंडियन सोल्जर्स शहीद हो जाते हैं। इसी के साथ एपिसोड 5 यहाँ खत्म होता है। अब हम आ पहुंचे हैं फाइनल एपिसोड 6 पे। अभी वॉर अपने चरम सीमा पर है। टोनी कंफ्यूजन के साथ ऑप्स रूम में आता है। सर देयर इज सम कंफ्यूजन, .4065 से कोई खबर नहीं आई है सक्सेस की। ओक बोलते हैं सिर्फ 4065 नहीं, जितने भी पिक्स पे हमने आज बॉम्बिंग की है सबके सेम रिपोर्ट है। हमारे जेट्स के 150 मीटर एरर की वजह से बॉम्बिंग डायरेक्ट संगर पे नहीं हो पा रही है और 150 मीटर डिस्टेंस की वजह से संगर पे छुपे हुए आर्मी वाले बच रहे हैं।
और हमारे ग्राउंड सोल्जर्स वहां जाने के बाद शहीद हुए हैं। इधर न्यूज चैनल्स में दिखाया जाता है कि इंडियन आर्मी के जवानों को पाकिस्तान आर्मी ने बेरहमी से कातिल किया है। उनके बॉडी पार्ट्स को अलग किया गया है, आंखों को निकाल लिया गया है एंड सो ऑन। तभी जब एक पाकिस्तानी सोल्जर्स जो कि इंडियन आर्मी के पास है अभी, उसको होश आता है तो इंडियन आर्मी के जवान उसको भी उसी तरह मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। ग्राउंड आर्मी ऑफिसर सरताज सिंह उन्हें समझाते हैं, हम इंडियन आर्मी हैं, हम एक अधमरे को नहीं मार सकते, हम में और उनमें फर्क है। और उन्हें समझाकर सरताज जाकर उस पाकिस्तानी सोल्जर को समझाता है कि कैसे उसकी कंट्री ने उसे डिसोन कर दिया है और उसे मुजाहिदीन बता दिया है। ये सब सुन के वो पाकिस्तानी सोल्जर्स टीवी पे अपना बयान देने को राजी हो जाता है। इधर जीते हुए पीक से इंडियन आर्मी को बहुत से सबूतों के साथ साथ स्टिंजर मिसाइल भी मिल चुकी है, जिससे अब हम एलओसी के पार भी अटैक कर सकते हैं। टोनी यहाँ सरताज से बोलते हैं, मैं स्टिंजर मिसाइल को देख सकता हूँ एक बार। यहाँ टोनी को एक और पॉइंट पता चलता है कि स्टिंजर मिसाइल रात के टाइम टारगेट लॉक नहीं कर सकती, क्योंकि उनकी स्टिंजर मिसाइल हीट सीकिंग है और इसमें रैडर क्यूइंग नहीं है, तो रात में दिखेंगे ही नहीं तो लॉक कैसे करेंगे। तो उसी रात टोनी चाओ के साथ फ्लाई करता है। टोनी और चाओ प्लान्ड बॉम्बिंग के बाद क्लाउड्स के नीचे जाकर 1000 मीटर डिस्टेंस से संगर को ऑब्जर्व करके आ जाते हैं। इसके बारे में कंट्रोल रूम से जब ओग बोलते हैं टोनी को कि जेट्स की ऑल्टीट्यूड लोअर दिखा रही है, तो टोनी रेडियो पे रिप्लाई करता है, नेगेटिव सर, कोई ग्लिच होगा, हम क्लाउड के ऊपर ही है। और अपना सीक्रेट ट्रायल कंप्लीट कर लेते हैं बिना कोई एक्स्ट्रा टाइम लिए। वापस आकर पटनी सर को डिटेल्स बताता है। नेक्स्ट डे फिर से जाते हैं क्लोज बॉम्बिंग के लिए और सक्सेसफुल होते हैं। फिर से कुछ पीस इंडियन आर्मी के पास वापस आती है। अब नवाज शरीफ इंटरनेशनल न्यूज सुन के बोलते हैं, हम जीत भी रहे या नहीं। आईएसआई चीफ बोलते हैं, अभी तक जनरल मुशर्रफ ने हमें कुछ भी सच नहीं बताया है, तो हमें ग्राउंड पे जाकर ही इसके रियलिटी पता करना चाहिए। आईएसआई चीफ नवाज शरीफ को सजेस्ट करते हैं आर्मी हॉस्पिटल जाकर सच देखने के लिए। तुरंत शरीफ पहुंचता है आर्मी हॉस्पिटल। वहां जाकर देखते हैं सोल्जर्स की हालत बॉम्बिंग से बहुत ज्यादा खराब है। हॉस्पिटल पूरा भर चुका है सोल्जर्स से। फिर नवाज शरीफ हसन को बोलते हैं, जो अपनी फौज के भी सगा नहीं है उससे क्या ही उम्मीद रखे। ये बात हसन को चुभ जाती है और हसन मुशर्रफ से कहते हैं, मैं अपने एक भी सोल्जर्स और नहीं भेज सकता वहां मरने के लिए। मुशर्रफ बोलता है, इसका कोई हल बताए। हसन बोलता है, एक ही हल है, हम वॉर विथड्रॉ कर लेते हैं। मैं अपने ऊपर इस जंग की हार की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को रेडी हूँ। लेकिन मुशर्रफ उन्हें अपने चार्ज महमूद को हैंडओवर करके आर्मी छोड़ के जाने के लिए बोल देते हैं। अब मुशर्रफ जाता है पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास मदद मांगने। एयरफोर्स चीफ बोलता है, आपने हमसे कुछ भी डिस्कशन किया था इस जंग से पहले? इतना शॉर्ट नोटिस पे मैं अपने फ्लाइंग ऑफिसर्स को सुसाइड अटेम्प्ट पे नहीं भेज सकता। इस पे मुशर्रफ बोलता है, इंडियन एयरफोर्स को भी रातों रात हेल्प में आना पड़ा था इंडियन आर्मी की, वो लोग तो आए थे ना। तो एयरफोर्स चीफ बोलता है, दोस्त होने के नाते हम आपको ऐसा कुछ हेल्प कर सकते हैं जिससे आपको वो टारगेट कर ही ना पाए, लेकिन हम जेट्स नहीं भेज सकते। उसका रिजल्ट हमें नेक्स्ट डे देखने को मिल जाता है। पाकिस्तान एयरफोर्स पीक्स पर रडार लगा देती है, जिससे इंडियन एयरफोर्सेस को वो लोग इजीली टारगेट कर पाता है रात के अंधेरे में भी। लेकिन इंडियन एयरफोर्स इतने में हार मानने वाले में से नहीं होता है। अब तक हमें समझ आ गया होगा ये बात। नेक्स्ट मोमेंट बॉल्डी बोलता है, हम अभी भी अटैक कर सकते हैं। टोनी बोलता है, क्या समझ नहीं आ रहा है अभी तक तुम्हें बॉल्डी? उनके पास रैडर आ चुका है। ढाली बोलता है, आहूजा सर की ट्रांसपोर्ट स्ट्रेटेजी, ये हम पहले भी कर चुके हैं। उनके रैडर पे बस एक बड़ी ट्रांसपोर्ट जेट ही दिखेगी, फिर कुछ ही सेकंड्स में हम चारों तरफ बिखर के एक साथ बॉम्बिंग करके आ जाएंगे। आज ही करते हैं, एक ही मून नाइट बाकी है। लेकिन टोनी राजी नहीं होता। वो बोलता है, इस टाइप के माउंटेन एरियाज पे फॉर्मेशन करना बहुत ज्यादा डेंजरस होगा। बॉल्डी बोलता है, और हम रेडी है सर, आपने मुझे अभी तक एक भी फ्लाई नहीं करने दी, वो आपकी डिसीजन है, लेकिन अब हमें साथ में फ्लाई करना होगा। टोनी कहता है, माधवी इज प्रेग्नेंट बॉल्डी। बॉल्डी थोड़ी देर चुप हो जाता है। उसको ये अचानक से सुनना पड़ा था, इसके लिए वो प्रिपेयर नहीं था। 2 सेकंड्स में खुद को समेट के फिर से बॉल्डी बोलता है, मुझे इसका कोई रिलेशन इस ऑपरेशन के साथ नहीं दिख रहा है सर। ढाली कहता है, सर आपने एक बार कहा था मुझसे, नो वन इज एवर रेडी फॉर वॉर, नीचे जाएंगे तो साथ में सर। टोनी कहता है, चाओ फ्लाइट रेडी करो, बॉयज आर रेडी। उसी रात पूरे एरोज उड़ान भरते हैं साथ में। बीच रास्ते पे जेट 3 के सामने वेदर खराब होने की वजह से काले बादल आ जाता है और टोनी मिशन अबॉर्ट करने को कहता है। बॉल्डी रेडियो पे बोलता है, ढाली तू पहले भी ये कर चुका है, इस तरह के टेरेन पे नहीं किया है बॉल्डी। अगर सामने वाली माउंटेन 4000 मीटर से ज्यादा हो तो जेट डायरेक्ट जाकर माउंटेन से टकराएगा। बॉल्डी बोलता है, वो पीक 4320 मीटर्स का है, अगर हम 800 की स्पीड मेंटेन करें तो एग्जैक्ट 10 सेकेंड्स लगेगा
4500 मीटर्स रीच करने के लिए। टोनी बोलता है एरोस 4, आर यू श्योर अबाउट योर कैलकुलेशन? बॉल्डी बोलता है ऐसे ही मुझे सब प्रोफेसर नहीं बोलते सर। टोनी बोलता है ओके एरो 4 गो अहेड। बॉल्डी बोलता है एरो 3 फॉलो माई लीड, मेंटेन 800। ढाली बोलता है प्रोफेसर साहब अब सब तेरे हवाले, और वो उड़ान भरते हैं। ढाली कंप्लीटली ब्लाइंड होके अब सिर्फ बॉल्डी के लीड फॉलो करेगा। बॉल्डी शुरू होता है स्पीड स्टेडी एट 800, ऑल्टीट्यूड 3250, क्लाइंबिंग। ऑलराइट, माउंटेन थ्रस्ट, मैक्स रीहीट 3750, 4000, विजिबिलिटी 0 है बट वी आर ऑन ट्रैक, 5 सेकंड्स लेफ्ट, 4250, पुल अप 4500, वो हो। एंड सारे जेट्स आकर डेल्टा पॉइंट पे मिलते हैं। यहाँ से शुरू होता है फॉर्मेशन। सारे जेट्स एक दूसरे के इतने नजदीक आ जाते हैं कि दुश्मन को रैडर पे बस एक बड़ा डॉट दिख रहा होता है। इस टाइम कौन सा ट्रांसपोर्ट जेट आ रहा है जरा पता करो। लेकिन उनके पता करते करते यहाँ एरोज बॉम्ब गिरा चुके होते हैं। काले आसमान के बीच एक गहरा सन्नाटा, एक रिलीफ, और टोनी कहता है एरोस आहूजा वुड बी प्राउड ऑफ अस, अब घर चलते हैं। यहाँ एयरफोर्स की कामयाबी की खुशी मनाई जाती है और पाटनी सर का बैकग्राउंड में अनाउंसमेंट सुनाई देता है। पिछले 2 महीने से हम सब मिलकर एक साथ ये जंग लड़ रहे थे, हिस्ट्री का सबसे अनकन्वेंशनल वॉर। आज गोल्डन एरोस ने एक सुसाइड मिशन को 0 कैजुअलिटी के साथ कंप्लीट करके साबित कर दिया है। इंडियन एयरफोर्स फाइटर्स दे जस्ट डोंट टच द इम्पॉसिबल, दे ब्रेक राइट थ्रू इट। जीत हमसे बस कुछ पीक्स दूर है। एंड यू एरोस गिव अस द टाइम, द मोस्ट पावरफुल, द मिराजेस, देयर लेजर गाइडेड बॉम्ब्स आर लाइव नाउ, लॉक्ड एंड लोडेड टू कंकोड टाइगर हिल। अब मिराज टीम आ जाती है आखिरी के कुछ पीक्स वापस लेने। गोल्डन एरोस का ड्यूटी खत्म होता है यहाँ, और इंडिया की एक बड़ी जीत के साथ ये युद्ध यही खत्म होता है। सब अपने बेस कैंप वापस जाता है जहाँ माधवी, कमल सब इंतजार कर रहे होते हैं। यहाँ सबके रियूनियन होते हैं। टोनी आकर कमल को बोलता है, आवाज सुनाई दिया? मतलब आपको याद होगा जाते टाइम कमल ने क्या कहा था टोनी को, वही उसी के लिए। कमल बोलती है बहुत जोर से। एक बड़ी जीत की खुशी के साथ ये सीन यहाँ खत्म होता है। इधर नवाज शरीफ अकेले ही अमेरिका के पास हेल्प के लिए चले जाते हैं और अमेरिका भी साफ मना कर देते हैं कोई भी हेल्प के लिए। लेकिन उधर पाकिस्तान में मुशर्रफ ये फैला रहा होता है न्यूज चैनल्स पे कि जंग तो हम जीत नहीं वाले थे, बस अमेरिका के दबाव से हमें जंग रोकना पड़ा, नहीं तो जंग पाकिस्तान ही जीत रहे थे। एनीवेज, देखते ही देखते अलका का इस बेस कैंप को छोड़ के जाने का टाइम आ जाता है। वो आंखों में पानी लेके अपने दोस्तों से गले मिलके आहूजा सर के लास्ट गिफ्ट मारुति 800 में बैठ के अपने घर चली जाती है। लेकिन टोनी यहाँ भी उसे फेस नहीं कर पाता। तो कुछ महीने बाद टोनी अलका से मिलने उसके ऑफिस जाता है। वहाँ टोनी अलका से माफी मांगता है क्योंकि वो आहूजा को बचा नहीं पाया था। अलका बोलती है वहाँ तुम क्या, कोई भी होता तो कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि वो थे ही ऐसे। खुद को माफ कर दो टोनी। और इसी के साथ ये सीरीज यही खत्म होती है। आपको ये रोलर कोस्टर राइड कैसा लगा बताना भूलिएगा नहीं, और एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसे ही रोमांचक सीरीज और मूवीज आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।